एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म कॉस्ट एनालिसिस। क्या सभी बच्चे तैयार हैं इस चैप्टर को करने के लिए? क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस साल जिस भी साल एग्जाम हुआ है उस साल हर बार यहाँ से क्वेश्चन आए। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शंस के डिटर्मिनेंट्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, साथ में आपको इकोनॉमिक्स के आपको वो भी बताने हैं कि किस तरीके से वो एस्टिमेट करेगा कॉस्ट को, कि उसका फंक्शन होता है रिलेशनशिप, कि कॉस्ट का रिलेशनशिप हमारे उससे भी होता है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी से भी होता है, मार्केट स्ट्रक्चर से भी होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, उनको डिटेल ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है डिस्क्राइब द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द वेरियस इक्वेशंस एंड द ग्राफ्स। समझ में आ जाएगा जब आप इस चैप्टर को करेंगे कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी कॉस्ट, कुछ की कॉस्ट क्या होती है कांस्टेंट होती है, कुछ की कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्शन के साथ साथ आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है, एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द ग्राफ। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चे। और साथ में जो इनके टाइप्स है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग और एवरेज कॉस्टिंग के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट फंक्शन क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ बताना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। कॉस्ट फंक्शन है, उसके डिटरमिनेंट्स आपकी जून 2023 में आए हैं। इस तरीके से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर के अंदर जरूरी है। अगर ये नहीं किए तो सिंपल सी बात है, यहां से अगर आप कर लेते हैं तो सिंपल मैं अगर मैं कवर करूं तो 20 से 40 नंबर का पेपर इजिली ट्रैक हो सकता है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको ये कंपोनेंट समझने हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के। इकोनॉमिक ऑफ द, अच्छा ये वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया था, देखो, डिसइकोनॉमिक एंड द इकोनॉमिक ऑफ द, दिखाई दे रहा है ये वाला, इकोनॉमिक एंड द डिसइकोनॉमिक। मैंने आपको बोला था स्केल, क्योंकि प्रोडक्शन में भी टॉपिक आ रहा था, यहाँ पे भी टॉपिक आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट इकोनॉमिक ऑफ द स्केल एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ द स्केल के, कॉस्ट फंक्शन एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, राइट। तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट, इंपॉर्टेंसी पता चल गई कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो, अब सबसे पहले अब आप ये मुझे बताइए, जब भी मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे काफी सारे चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स कि काफी सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फैक्टर दैट मीन्स जो इक्विपमेंट, जो भी चाहे मैं इसमें रॉ मटेरियल का यूज कर रही हूँ, ठीक है, या मैं लेबर का यूज कर रही हूँ, ठीक है, या मैं मशीन का यूज कर रही हूँ, मीन्स कि सारे के सारे वो इनपुट्स जिनकी मैं मदद लेने वाली हूँ, किस लिए, कि एक पर्टिकुलर आउटपुट को मैं क्या कर सकती हूँ, जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, ये इसमें क्या होता है कि आपके कुछ इनपुट्स क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड नेचर के होते हैं, और कुछ इनपुट आपके कैसे होते हैं, कांस्टेंट नेचर, वेरिएबल्स नेचर के होते हैं, क्योंकि फिक्स को ही कांस्टेंट बोला जाता है, वेरिएबल नेचर के होते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ गैजेट ऐसे होते हैं कि आपने एक बार उनको सेट कर दिया, आप ताउम्र तक में इसकी कम से कम 10 से 12 साल तक उसको एज इट इज यूज करने वाले। जैसे कि मैंने बोला, मेरी फर्म के अंदर मैंने मशीन को इंप्लीमेंट किया, ठीक है, मैंने बिल्डिंग को परचेज किया, मैंने बिल्डिंग को परचेज किया। अब ये आज खरीदी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कल एक नई और लगा दूंगी, परसों एक नई और लगा दूंगी, नहीं। उसमें कुछ आपके इनपुट्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्या करने वाले हो, फिक्स फॉर्म में यूज इंप्लीमेंट करने वाले हो, उनको स्टेब्लिशमेंट करने वाले। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल नेचर के होते हैं। मतलब कि यह है कि जैसे जैसे मेरी आउटपुट की यूनिट मेरे को इंक्रीज करनी होगी, वैसे वैसे इन वेरिएबल फैक्टर्स की भी मुझे यूनिट को यूज ज्यादा करना होगा। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके लेबर का। जैसे कि मुझे ज्यादा, पहले मैं क्या कर रही थी, 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी, और वहां पर मैं केवल 5 लेबर का ही मैं क्या कर रही थी, यूज कर रही थी। अब मेरे को क्या करना है, 1000 यूनिट का प्रोड्यूस करना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे 50 लेबर की क्या करनी होगी, मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने 5 से मैं 50 पर गई हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा लेबर भी, मेरा जो वर्क है वो भी तो क्या हो गया, 10 गुना हो गया, तो लेबर भी मेरी क्या होगी, 10 गुना हो गई है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो वेरिएबल नेचर के होते हैं। फिक्स फैक्टर को हम ये कह सकते हैं जो कि हमारे आउटपुट के साथ इसका किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होता।
मिस की चाहे आउटपुट बढ़े या आउटपुट घटे, ये कह रही हैं कि ये कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ हम इसके साथ साथ बढ़ेंगे, नहीं, ये कांस्टेंट रहती। समझ में आया? इतना समझ में आया जो कि अभी तक हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर में करते आ रहे थे। ठीक है, अब चीजों को जब आप अरेंज करते हैं ना, ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला कि भाई मैंने रॉ मटेरियल को बाय किया है, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल को बाय किया है, तो क्या जिससे मैंने सामान खरीदा होगा, क्या उससे उसको मैंने पेमेंट नहीं करनी होगी? डेफिनेटली करनी होगी। अच्छा, मैंने लेबर को अपॉइंट किया मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या मैं लेबर को वेजेस नहीं दूंगी? मुझे वो भी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने फैक्ट्री को रेंट पे लिया हुआ है, बनाने की बजाय मैंने उसको रेंट पे लिया है। अब फैक्ट्री में काम हो या ना हो, क्या जिससे मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली है, क्या मैं उससे ये कह सकती हूँ कि भाई अब की बार मैंने काम नहीं किया तो प्लीज इसका रेंट माफ कर दीजिए? अरे नहीं भाई, वो रेंट लेगा ही लेगा आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जिस तरीके से फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारी कॉस्ट भी इनकर्ड होती है। जब चीजों को मैं अरेंज करती हूँ तो वहां पे कॉस्ट रहेगी, राइट? जैसे आपको नोटबुक चाहिए, आपको अपनी बुक चाहिए, जैसे मैं एमसी 021 की बुक आपको लेने जा रही हूँ मार्केट में, ठीक है, तो आपको आपको वो बुक चाहिए और उसके बदले में आपको आपकी पॉकेट से क्या जाएगा बच्चे? पेमेंट जाएगी नहीं जाएगी? तो एक तरफ से कोई सामान आ रहा होता है, दूसरी तरफ आप उसे कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसे बोला जाता है कॉस्ट। मतलब किसी चीज को अरेंज करने में आपकी लागत कितनी आई है, वो बात की जा रही है ना? तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि क्या किए जा रहे हैं, इनकर्ड किए जा रहे हैं, किसके ऊपर? किसी सामान को प्रोड्यूस करने में। अब मैंने क्या किया है, फैक्ट्री को रेंट पे लिया है, तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। मैंने कैपिटल को अरेंज किया, बैंक से लोन लिया है, फिर मैं कहूँ कि आप लोगों से मैंने पैसा लिया 10-10 लाख रुपए, जितनी बच्चे देख रहे हैं सबसे मैंने 10 लाख रुपए लिए, तो मैं क्या, तुम मुझे ऐसे ही दे दोगे? भाई कुछ तो चार्ज करोगे ना मुझसे, तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी। तो मेरे लिए ये सारे के सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, ठीक है। मैं लेबर को अपॉइंट कर रही हूं, तो उनको क्या देना पड़ रहा है बच्चे? वेजेस देना पड़ रहा है। तो एक्सपेंसेस इन द सेंस कि वो सभी एक्सपेंसेस, वो सभी खर्चे जो कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरे प्रोडक्शन में चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो भी खर्चा हो रहा है उसके बारे में बताइए। तो आपके खर्चे भी क्या होते हैं? दो तरीके की होते हैं। आपके फर्स्ट खर्चा कैसा है? आपके फिक्स्ड नेचर का खर्चा होता है, और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल का। फिक्स्ड जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि चाहे आपका आउटपुट बच्चे आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कह रहे वो कॉस्ट तो आएगी आएगी। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट अगर आप चाहे आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम, आपको 10,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट देना ही देना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अब की बार कम कम काम है, तो आप क्या करेंगे? लेबर को हटा भी सकते हैं और लेबर को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर आपके फेस्टिवल्स का। जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है, जितने भी दुकानदार होते हैं अपने यहाँ पर वर्कर्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कस्टमर आएंगे उनको हैंडल करना, उसके बाद सामान को जचाना, नया सामान आ रहा तो उसको अच्छी तरीके से एलोकेट करना, चीजें बहुत सारी हो जाती हैं। तो हर चीज को हर चीज को प्रॉपर वे से करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? मैन पावर ज्यादा चाहिए होगी। तो आपने क्या किया, एक तो आपके होते हैं परमानेंट, एक होते हैं आपके टेम्परेरी वर्कर। परमानेंट वर्कर्स का मतलब होता है जिनकी सैलरी चाहे काम हो या ना हो आपको देनी देनी पड़ेगी, तो ये तो आ जाएंगे बच्चे फिक्स कॉस्ट के अंदर। और टेम्परेरी में आ जाते हैं कि काम ज्यादा है तो आपने वर्कर्स को बढ़ा दिया, काम कम है तो वर्कर्स को कम कर दिया, तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी? आपकी टेम्परेरी कॉस्ट में आएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चलो अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सुनो, जल्दी से पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो सारे एक्सपेंसेस अ फर्म इनकर टू प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विस। कोई भी फर्म क्या कर रही है, सामान को बनाने में या फिर सामान को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा पानी आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? हम कॉस्ट कहेंगे। यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट नजर आ रही होगी, एक तो क्या है आपके पास फिक्स कॉस्ट है, दूसरी क्या है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को मैं क्या कहूंगी? द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट। आपके आउटपुट के साथ वो कभी भी चेंज नहीं होती है। आउटपुट समझ में आ गया? मिस की अगर मेरे को क्या करनी है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, प्रोडक्शन कम करनी है, ठीक है, मुझे सामान ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है, कम करना है, वो कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर आता है रेंट का, सैलरी का, वेजेस जो हम देते हैं परमानेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जब हमारे पास क्या है, जो एक्सपेंसेस हमारे आउटपुट के साथ बढ़ते घटते हैं। जैसे
दिवाली पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दिवाली के ऊपर मेरे को ज्यादा काम की जरूरत है तो मैंने लेबर को मैंने और अपॉइंट कर दिया। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी का जब मुझे यूज होगा ना तो मैं उसको ऑन कर दूंगी स्विच को, और जब मुझे यूज नहीं होगा तो मैं उसको बंद कर दूंगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर ना अब आपको दो चीजों के बारे में समझना। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट होती, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था ना हमारा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस था और हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन था। इस तरीके से कॉस्ट को भी हमने दो पार्ट में बायफॉर्गेट किया गया है। एक तो हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट है, और एक हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट है। शॉर्ट रन कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, यहां से जो क्वेश्चन आया हुआ मैंने आपको दिखाया, ये यही क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका जो 8th चैप्टर है, सॉरी आपका जो 10th चैप्टर है ना मार्केट स्ट्रक्चर का, और जो नेक्स्ट आने वाला है कि किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करेंगे इन द परफेक्ट कंपटीशन में एंड मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली एंड ओलिगोपोलिस्टिक में, 11, 12, 13 ये चारों के चारों चैप्टर यहाँ पर इसमें यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेस है और वो सपोर्ट करेगा चीजों को इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट है ना आपकी तीन चीजों से बनेगी। पहला क्या है, आपके पास टोटल कॉस्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड क्या है, आपके पास एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, आपके पास मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट है। क्या मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, क्या आपको ये सुना सुना लग रहा है? क्योंकि इस चीज को हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है यूनिट नंबर 8 के अंदर, तभी मैं कह रही थी ये भी आपके लिए आगे आने वाला। अब टोटल कॉस्ट के अंदर दो पार्ट से बनती है, क्योंकि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक फैक्टर क्या होता है बच्चे, एक फैक्टर आपके पास फिक्स्ड फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर क्या आपके पास क्या होता है, आपके पास वेरिएबल होता है। मींस कि जो आउटपुट के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और ऐसे कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होते हैं उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, लॉन्ग रन के पास, लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे के सारे आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप चीजों को क्या कर सकते हो, इजिली अरेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर सारी की सारी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, बट शॉर्ट रन के अंदर क्या किया गया है, दो पार्ट में बायफॉर्गेट किया गया है। फर्स्ट इज दैट इज अ फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इस वजह से यहाँ पर क्या है, आपको दो कॉस्ट एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। क्या है, जो टोटल कॉस्ट है वो दो पार्ट से बनती है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अच्छा एक सेकेंड, इसको अलग अलग लिखना चाहिए कि ये आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस के टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेम इस तरीके से ये भी दो पार्ट से बनती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एज इट इज सिंपल है, जो कि आपको चेंज बताता है कि हाँ एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आपकी लागत कितनी बढ़ रही, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जस्ट ओनली क्या बनेंगे, हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग रन आपके मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये तीनों कंपोनेंट के थ्रू आपका लॉन्ग रन बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है फिक्स और वेरिएबल को ऐड करेंगे देन उसके बाद ये बनेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर सारे के सारे ऑल कॉस्ट कैसी कंसीडर की गई है, आपकी वेरिएबल कंसीडर की गई है, कि जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्शन बढ़ेगा आपकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। आउटपुट के साथ ये प्रोपोर्शनेट चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले मैम, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम इस स्लाइड पे पहुंचेंगे ना, तो आपको ये जो नीचे लिखे हुए ना सारे के सारे कंपोनेंट, ये वाले देखो, अब ये समझाया मैंने आपको, टोटल कॉस्ट दो कंपोनेंट से बनती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किससे बनती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन चीजों को समझेंगे और एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि सारी की सारी कॉस्ट एकदम से आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलो अब इनको वन बाय वन समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिक्स कॉस्ट की। अब मैंने बोला फिक्स कॉस्ट क्या होती है, आपके आउटपुट के बढ़ने और इसके डिक्रीज होने से इसके ऊपर फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, मैं इसकी थोड़ी सी फीचर लिख देती हूँ कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है,
इंडिपेंडेंट टू आउटपुट। आपका आउटपुट यहाँ आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो वही सेम बात, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट कहीं ना कहीं आपके जो पास जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, मीन्स की वेरिएबल कॉस्ट तब इनकर्ड होगी किस तब जब हमारी आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होने वाली है, उसके हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने यूनिट ऑफ आउटपुट, मैंने यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने तो बिल्कुल भी यूनिट जो प्रोडक्शन है नहीं किया। कहते हैं अच्छा तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। कहते हैं जो रेंट मैंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला कि रेंट जो मेरे को देना है ना वो 12 रुपए देना है। कहते हैं अच्छा चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको रेंट 12 रुपए तो देना ही देना है। कहते हैं अच्छा जब मैंने इसकी फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस किया तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, रेंट एज इट इज 12 रुपए आया। तो ठीक है, सेकेंड यूनिट को प्रोड्यूस करूं तब भी रेंट, रूम का किराया मुझे कितना देना है, 12 रुपए देना है। चाहे मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी मेरे पास जो रेंट का है अमाउंट 12 रुपए रहने वाला है। 4 कर रही हूं तब भी 12 रुपए रहने वाला है, और 5 कर रही हूं तब भी 12 रुपए रहने वाला है। आप इसको ना, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए रूम रेंट पे लिया, चाहे मेरे पास एक भी बच्चा ना आए या मेरे पास एक बच्चा है या 10 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, 500 बच्चे हैं, रेंट जो है 50,000 ही रहेगा, है ना। तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट मींस आप चाहे कितनी ही यूनिट प्रोड्यूस करो तो सारे की सारी सेम ही रहेगी, 12 क्या आपको इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से, नीचे क्या होती है बच्चे, क्वांटिटी होती है नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने 1 यूनिट प्रोड्यूस करी, कहते तब भी 12 था। मैंने कहा 2 यूनिट प्रोड्यूस करी, कहते तब भी 12 था। मैं चाहे 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तब भी 12 ही है। मींस कि ये जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टू देयर इज एक्स एक्सिस होती है। समझ में आया, फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल होने वाली है, चाहे यूनिट आप 1 प्रोड्यूस करें चाहे यूनिट आप 2 प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब इसको यहां से पढ़ो जल्दी से, ये देखो एग्जाम्पल सेम देने वाली हूं जिससे आपको आसानी रह जाए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या है, डज नॉट चेंज विद देयर इज अ लेवल ऑफ आउटपुट, इवन आउटपुट क्या प्रोडक्शन क्या है मेरा जीरो क्यों ना हो तब भी मेरे को क्या है ये इनकर्ड होगी। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, परमानेंट जो स्टाफ होता है उनकी सैलरी हो गई है, इंश्योरेंस लाइसेंस फीस हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, ये हमेशा रहेगी। ये एग्जाम्पल आ गया समझ में। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से बने, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने किसको डिस्कस कर लिया, फर्स्ट हमने इसको डिस्कस कर लिया, सेकंड किसको है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट कम होगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे मेरी फैक्ट्री के अंदर, अब मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरी जो ट्यूशन सेंटर के अंदर पहले हम 5 टीचर थे, 5 परमानेंट है। अब जैसे ही सीजनल टाइम पे बच्चे ट्यूशन पे आते हैं हम क्या करते हैं, अपने स्टाफ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। टीम मेंबर अलग है जिससे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए ना तो स्पेशल टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट की अलग टीम है, फिजिक्स की अलग टीम है, ठीक है, साइकोलॉजी की अलग टीम है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की अलग टीम है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है जो 10th वाला है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्ट्रीम बनाई गई है, आप उससे कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट की जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि आपकी, मैंने कहा कि बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं थी, कह रहे बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आई, जीरो रही। यूनिट मैंने 1 प्रोड्यूस करी फैक्ट्री के अंदर, तो मेरी लेबर हो गया, मशीनरी होगी, क्या इनकी लागत बढ़ी, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बढ़ गई है। तो फॉर एग्जाम्पल इनकी लागत होगी 6। ठीक है, एग्जाम्पल है जिससे कि मैं आपको पूरे चार्ट में हेल्प हो जाएगी कि यहाँ किस तरीके से कर्व वाई, एक कर्व नीचे होती है, क्यों एबीसी कर्व सबसे नीचे, फिर उसके बाद एसी कर्व का डाउनवर्ड स्लोप आता है। मैं आपको सब लॉजिक के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 होगी दोनों यूनिट की। फिर मैंने 3 यूनिट प्रोड्यूस करी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरी 15 यूनिट हो गई है। फिर मैंने फिर यूनिट प्रोड्यूस करी तो मेरे पास 24 हो गई है, फिर उसके बाद 35 हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे यूनिट मेरी बढ़ती जा रही है, क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कहते हैं हाँ, पहले कुछ भी नहीं था, जब प्रोडक्शन कुछ भी नहीं था, फिर 6 हो गई, फिर 10, फिर 15, फिर 24, फिर 35। समझ में आया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बोला गया है बच्चे कि ये कुछ इन्वर्टेड एस जैसा बनेगा।
इन्वर्टेड, इनवर्स जो एस होता है ना, एस तो ऐसे बनता है, अब ये वापस ऐसे ले जाओ, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्यों? क्योंकि देखो जब मेरी प्रोडक्शन बिल्कुल, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी लिखा जाता है बच्चे, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल लिखा जाता है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी। मैंने कहा कि मेरी एक भी यूनिट मैंने प्रोड्यूस नहीं की तो उस टाइम क्या थी, यूनिट 0 थी। मैंने कहा 1 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी तो उस टाइम बोला कि यहाँ पर 6 कॉस्ट आ गई है। फिर मैंने बोला कि भाई 2 यूनिट प्रोड्यूस करी, फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरी आउटपुट क्वांटिटी बढ़ रही है प्रोड्यूस करने की, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? अच्छा, जब मैं इन दोनों को, टोटल फिक्स कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं ऐड कर देती हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो क्या बनेगी, 12 प्लस में 0 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 12 आएगा। 12 प्लस में 6 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा। 12 प्लस में 10 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 22 आएगा। 12 प्लस में 15 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 27 आएगा। 12 प्लस में 24 में अगर कर दूं तो मेरे पास 36 आएगा। देन उसके बाद 12 प्लस में 35, दिस इज 47। क्या आप एक चीज नोट आउट कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही थी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, ये तो 0 थी। अब जब इसका मैं ये ग्राफ बनाऊंगी टोटल फिक्स कॉस्ट का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मैम आपने ये ऊपर से क्यों शुरू किया, मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि मैंने ये ऊपर से क्यों शुरू किया। आंसर मैं इसका दूं, अब यहां पर देखो क्या ये 0 है, नहीं, कह रहे टोटल कॉस्ट में 2 चीजों का समअप है, एक तो फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड होगी होगी, और टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है ना। अब फिक्स कॉस्ट पहले ही 12 थी तो ये 12 से तो भाई शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर ये इन दोनों का समअप बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगी आपकी कर, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अच्छा आप ये देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट है ना। अब इसके और फिक्स कॉस्ट में अगर मैं कहूं कि इस लाइन के, ये वाली लाइन है और इस लाइन के बीच में जो गैप हो कैसा नजर आ रहा है, वो वेरिएबल कॉस्ट का नजर आएगा, है ना, क्योंकि इसके कारण ही ये इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक दूसरे आपस में क्या आ गई बच्चे, पैरेलल होगी। मैं कलर चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ध्यान से सुनो। देखो ये मैंने ऐसे बनाया, ये मेरी फिक्स कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट बच्चे मेरी ये वाली है, ठीक है। अच्छा ये आपकी बात ठीक नहीं बनी, मैं सोच रही थी ये यही लिखे ना, इनके हिसाब से बना दो, ये देखो, ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरी यहां से ये एक दूसरे से पैरेलल चलेंगी टोटल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि इसके बीच में ये आपस में गैप है। जैसे मैं ये कहूँ ना कि मेरे पास ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये इसका नहीं पता, ये 18 है, तो मैं अपने आप निकाल सकती हूँ यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ 6 होगा तभी तो 12 प्लस में 6 करके 8 मिलेगा। तो इसके टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच का गैप क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसके और इसके बीच का, ठीक है। अब इसको ना पीडीएफ से पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज हो जाती है विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के लेवल के हिसाब से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इफ द आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बच्चे बढ़ जाएगी। समझ में आया परमानेंट एम्प्लॉई और आपके टेम्परेरी एम्प्लॉई के बारे में। इफ द आउटपुट फॉल, काम नहीं है, कम काम किया है, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो मेरे को जब आपके लिए लेक्चर बनाना होता है, आपको लेक्चर देना होता है, मैं तभी तो मेरे सिस्टम को ऑपरेट करती हूँ ना, मैं लाइट चलाती हूँ, मैं एसी चलाती हूँ, मेरा पीसी चलता है, मेरे ये लैपटॉप चल रहा है, कैमरा चल रहा है, ये सब चीजें तभी चलेगी ना जब मैं काम कर रही हूँ। अब मैं काम ही नहीं कर रही तो ये चलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो जितने भी जैसे जैसे काम है वैसे वैसे वो चीजें बढ़ती चली जाती है। आउटपुट 0 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0 ही होगी। इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज द टीवीसी इनिशियली क्या होती है, इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट। ये मैं अभी बताऊंगी कि ये एस शेप में क्यों होती है। रीजन ये है क्योंकि आपको अगर याद हो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना, स्टार्टिंग की स्टेज में, स्टार्टिंग के लेवल में वो इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट।
ध्यान से सुन लेना इस बात को भी, कि जैसे मैंने आपको ये बनाया था, ये वाला ग्राफ आपका प्रोडक्शन का था, याद है आपका? इतनी स्टेज तक क्या हो रहा था कि टोटल प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था, बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा था। फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था पर एक कम रेट से बढ़ रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्शन मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे गया था, नहीं गया था? ये प्रोडक्शन वाले चैप्टर में किया या नहीं किया हमने? ये वाला ग्राफ सबको सबको याद है? आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा, मैं इसको छोटा करके दिखा रही हूँ। नजर आ रहा है क्या? आप सभी ने देखा था कि जो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो स्टेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग रिटर्न लिखा हुआ है। अब ये इसका इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोडक्शन है बहुत हाई रेट से बढ़ रही है। और जैसे आपको पता है कि जब आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपकी वहां पर जो पर यूनिट कॉस्ट हो, या फिर मैं कहूँ कि नॉर्मल जो कॉस्ट हुई, वो आपकी कम आती है ना? अच्छा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूं तो इसके अंदर, कि अगर आप एक जार है मिक्सी का, ठीक है, आप उसको एक बारी में ही आप क्या कर रहे हो, 10 गिलास जूस बना रहे हो, ठीक है, तो एक बार चलाएं तो एनर्जी उतनी लेगी। अगर उसको बार बार 10, एक गिलास एक बार, दूसरा, दूसरी बार तीसरा, तीसरी बार 10 गिलास को अलग अलग बना रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी अलग लगेगी। यस या नो? तो यहां पर बोला गया है कि जितना ज्यादा हैवी प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, वहां पर आपकी कॉस्ट क्या होगी बच्चे? कम आएगी। फिर उसके बाद ये जो सेकंड स्टेज है ना, सेकंड स्टेज के अंदर स्टेज नंबर जो ये लिखा हुआ है डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर, ये बताता है कि यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन बढ़ तो रही है पर कम रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कम हुई तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा, फिर जो आपका ये जो सेकंड स्टेज है खत्म कब हो रही है? जब आपकी जो आउटपुट है वो टॉप लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। अब जब टॉप लेवल पे पहुंचने का मतलब क्या है? वहां पर मेरी जो कॉस्ट होने वाली है सबसे लोअर पॉइंट पे होगी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर इस वजह से आपकी जो ये जो कर्व होती है ना, वो ऐसे शेप होती है, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्या होती है, हाइयर रेट से, इंक्रीज रेट से बढ़ती है, तो वहां पर वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती तो है, बट किस रेट से बढ़ेगी? कम रेट से बढ़ेगी। देन उसके बाद टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? गिरना, बढ़े तो गी, बट कम रेट से बढ़ेगी, तो वहां पर ये इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट से होगी। इनमें अपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, गॉट इट? अगर मैं इन दोनों को सम अप कर दूं, आपकी टोटल कॉस्ट का ये सम अप ऐसे बनेगा और इसका टोटल ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल होगी। कौन? टोटल कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर। इनके बीच का गैप आपके फिक्स कॉस्ट का होगा। अगर मैं इसके और इसके बीच का गैप बताऊं तो वो गैप वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे पास एवरेज कॉस्ट की ओर। भाई एवरेज कॉस्ट क्या होती है? जब मैं बात करती हैं एवरेज, दैट मीन्स जैसे मैं आपसे मार्क्स पूछूं कि हाँ जी आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, आप कहेंगे कि मैम हमारे 80% आई थी, दैट मीन्स ये एवरेज बता रहे हो। पता है तुम्हें कि हमारे 80% हमारे पास मार्क्स आए? क्या कैसे निकला है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ऐड करके मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं और सब में 100 नंबर आए हैं, ठीक है, और बाय में क्या किया आपने? 4 किया। 4 क्या है? आपके चारों सब्जेक्ट हैं और उनका सम आपने ऊपर रखा है, टोटल आपने ऊपर रखा है, नीचे क्या रखा है? नंबर रखा है, कितनों का टोटल किया, उससे आप डिवाइड करते नहीं करते? तो आपकी एवरेज निकल जाती है, नहीं निकल जाती है? कि पर पेपर के हिसाब से बताया जाए कि अप्रोक्स हर पेपर में मेरे 80 नंबर आए हैं, यस या नो? अच्छा, तो ये भी क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसका आप क्या निकालो? एवरेज निकालो। दैट मीन्स जितनी यूनिट है ना, उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब 12 है, 12 को 0 से मैं डिवाइड करूंगी तो क्या होगा बच्चे? 0 ही आएगी। 12 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा? 12 आएगा। 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा? 6 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2.4 आएगा। क्या आप एक चीज नजर नोट हो रही है कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। रीजन क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाहे मेरे सेंटर पे एक बच्चा है, चाहे मेरा 500 बच्चे हैं, मेरी कॉस्ट उतनी रहने वाली है ना? इस कॉस्ट का फायदा मैं कब उठा सकती हूँ? इस कॉस्ट का मैं फायदा तब उठा सकती हूँ जब मैं मेरी आउटपुट को बढ़ा दूं। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या करना है? 10,000 मेरे को रेंट का देना है, ठीक है, और मेरी सेल अब की बार भाई 100 रुपए की हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। मतलब कि क्या हुआ? जितनी भी आइटम मैंने बेची है,
जितनी भी आइटम मैंने बेची है उनकी लागत कम से कम मैंने कितना कवर किया है, 100 रुपए ही कवर किया, हम कह सकते हैं। कहते अच्छा, जब मैंने कहा कि भाई मैंने तो अब की बार 10,000 का सामान सेल कर दिया और मेरी लागत कितनी आ रही है, 10,000 हो रही है, 10,000 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, सॉरी यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने सेल की, यहाँ पे मैंने 10,000 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी। तो मैंने क्वांटिटी से डिवाइड किया और देन उसके बाद ये समझ में आया कि हाँ हर क्वांटिटी एटलीस्ट मेरी 100 की होगी तब गुजारा चलेगा, अगर उसे 100 से कम रुपए की हुई तो कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला। फिर मैंने बोला कि भाई मैंने अब की बार 10,000 क्वांटिटी को सेल किया, मेरे रेंट कितना है, 10,000 है। अब आप ये देखो कितना आ गया, दैट मीन्स उसकी हर यूनिट के ऊपर अगर मेरे को 1 रुपए भी रिसीव हो रहा है तो मैं इजिली अपने रेंट को कवर कर सकती हूँ। तो समझ पा रहे हैं कि अगर मैं यूनिट को सेल करना इंक्रीज कर दूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट, कवरेज ऑफ द फिक्स कॉस्ट इजिली हो जाएगी। जैसे होटल के एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, होटल जब बनता है ना लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। अब अगर एक शादी उसके अंदर अटेंड हो रही है तो होटल वाले का खर्चा जो उसने किया ना कवर नहीं होगा। इसी ऐसे कर करके उसने 100 से 200 शादियां अगर उसने अटेंड कर दी ना तब जाकर उसका ये होता है कि हाँ अब खर्चा कवर हो जाएगा, है ना, वो तो फिक्स कॉस्ट है। तो सेम इस तरीके से बच्चे इसकी है कि अगर मैं एवरेज निकालूं दैट मीन्स कि पर यूनिट की हर शादी से मुझे कितना मैं कवर कर पा रहा हूं, जितनी ज्यादा वो शादियां उसको अपने होटल के अंदर अरेंज करवाएगा उतना उसके लिए कॉस्ट कम पड़ेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। अब देखो यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, मीन्स की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, कहते हैं हाँ जी हो रही है। और यहां पे मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्या है कि जब मेरे पास मैंने जब मैं एक भी यूनिट भी नहीं कर रही थी तो मेरी इतनी कॉस्ट थी, देन मेरे पास एक यूनिट कंज्यूम की तो मेरे पास इतनी कॉस्ट आ गई। फिर ये नीचे नीचे जैसे जैसे मेरी यूनिट क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, देखो कम होती जा रही है ना, पहले 12, 6, 4, 3, 2 आगे जाएगी, फिर 1, 0.1। पर हाँ ये कभी भी जीरो नहीं होगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी क्या जीरो हुई है, क्या ऊपर जीरो हुई है नीचे जीरो हुई है, नहीं। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। अच्छा यहां पर आप इसको जीरो नहीं लिखेंगे, इस तरीके से डैश डाल, गॉट इट। तो ये कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी। देखो अब इसमें पढ़ो जल्दी से फटाफट। एवरेज कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर हम हाउ मच द कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन एन एवरेज टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ द गुड्स। अगर मैं 1 यूनिट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी ऑन एन एवरेज कितनी लागत आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि कितनी आपकी कॉस्ट थी उसको ऊपर रखना है, कितनी क्वांटिटी को आपने सेल किया, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपके दोनों के सम से बनता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, दिस वन इज एग्जांपल, ओके। ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगी, ये मैंने आपको बता दिया। डाउनवर्ड क्या आपको नीचे नजर आती जा रही है कि जैसे जैसे मेरी आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यस ठीक है। The average fixed cost curve slope downward as the average fixed cost fall with the increasing in the output। ये रीजन बताना है क्यों हो रही है, क्योंकि भाई मैंने आउटपुट को इंक्रीज किया है, इस वजह से मेरी क्या हो रही है, स्लोप मेरी डाउनवर्ड में जा रही है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डू नॉट टच एनी एक्सिस। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये किसी भी एक्सिस को, दैट मीन्स ना तो वाई एक्सिस को ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन दोनों के जब भी किसी चीज में चेंज आ रहा है, एक दूसरे के जब क्लोजर आ रही है वो एक्चुअली क्या हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था इस वाले केस में। अच्छा कैन नॉट बी टच द एक्स एक्सिस, क्यों नहीं टच करती, पहली बात तो अब ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्वांटिटी होती है। चाहे कह रहे हैं चाहे क्वांटिटी आप 0 प्रोड्यूस कर ले चाहे आप 100 प्रोड्यूस कर लो, आपकी क्या टोटल कॉस्ट आपने देखी कि 12 ही आ रही थी, राइट। टोटल कॉस्ट कैन नॉट बी द जीरो, नहीं हो सकती। वाई एक्सिस को अगर बारे में बात की जाए तो क्यों नहीं टच हो सकती, कि कहते हैं कि जीरो लेवल ऑफ द आउटपुट पे भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है फिर भी पॉजिटिव थी। ये देखो जीरो हम प्रोडक्शन कर रहे थे तब भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी, 12 रुपए आ रही थी। समझ में आया। तो AFC क्या है, बिकम द इनफाइनाइट रेंज
एट द जीरो आउटपुट। जीरो आउटपुट के ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से यहाँ गलती कर दी थी मैंने, यहाँ जीरो लिख दिया, बट आपको नहीं करने, ठीक है। तो एएफसी जो कॉस्ट है डिक्रीज होगी बिकॉज, क्यों हो रही है कि सेम फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द मोर यूनिट, कि आपके पास ये 12 रुपए ही, चाहे आप 1 यूनिट बना लीजिए, चाहे 2 यूनिट बना लीजिए, 3 4 5 ऐसे कर करके आप काफी सारी यूनिट बना लीजिए, तब भी ही 12 रहने वाली, ये कभी भी बढ़ने वाली नहीं। इस वजह से ये हमेशा ऑलवेज क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी। डाउनवर्ड स्लोप दैट मींस स्लोप लाइक द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई जो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना, उसकी एवरेज बता दो। मींस कि अब आपने ये तो बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट के साथ बढ़ती है। मैंने आउटपुट बढ़ाया, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई है। ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पर यूनिट के हिसाब से निकालना हो तो, मींस की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो सिंपल सी बात है, यूनिट के साथ इसको क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो, जितनी भी यूनिट है। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भाई 0 ही आएगी। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे मींस की 6 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 5 आने वाला है। कहां से बोल रही हूं पता हूं मैं? क्या सभी को पता चल रहा है? ये यूनिट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब नेक्स्ट 15 है, 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। फिर मैं 4 को 24 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 6 आएगा। 35 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 7 आएगा। क्या नजर आ रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले तो क्या थी कि कम होती जा रही है, फिर दोनों क्या है, एक लेवल को मेंटेन कर रही है, 5 एक मिनिमम लेवल को मेंटेन किया, फिर आपकी कॉस्ट क्या होनी शुरू होगी है, बढ़नी शुरू होगी है। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा पता है क्यों है? क्या आपको याद है कि जो मैंने अभी बताया था कि 8 से 7 मिनट पहले, कि टोटल प्रोडक्शन पहले लेवल पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है ना? इंक्रीज तो होती है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से होती है, फिर ये मैक्सिमम लेवल पे जाती है। टीपी क्या होती है, मैक्सिमम पे जाती है। अब ये इंक्रीजिंग रेट से, तो उस टाइम तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, बढ़ तो रही है एट अ किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। अच्छा, टोटल कॉस्ट मेरी क्या हो रही है, जब इंक्रीज तो होगी एट अ इंक्रीजिंग रेट से, कब होगी, जब मेरा प्रोडक्शन कम होगा। जब ये मिनिमम पे आ गई, ये मैक्सिमम पे होगा, ये उस टाइम क्या होगी, मिनिमम पे आई है। कहते हैं अच्छा, अब यहां पर देखो, क्या ये मिनिमम लेवल आया सबसे पहले इसका, ठीक है, फिर सॉरी डाउनवर्ड डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, मिनिमम तो ये वाला नीचे वाला, एक सेकेंड, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, कहते हैं हाँ जी, फिर इसका मिनिमम पॉइंट आया, कहते हैं हाँ जी, फिर इसका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आ रहा है समझ में? अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे बना है ये भाई, टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बनाऊं, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, एवरेज कॉस्ट को अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास कैसे बनेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वाले कॉलम को उठाना है, इस वाले कॉलम को उठाना है, प्लस कर दीजिए, ये तो कुछ भी नहीं आएगा। 12 प्लस में 6 कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चे 18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, 6 प्लस के 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चे 11 आ जाएगा। फिर उसको फिर प्लस करेंगे, 5 प्लस के 4 करेंगे, फिर ये 9 आएगा। 6 प्लस के 3 करेंगे, फिर ये 9 आएगा। फिर 7 प्लस के 2.4 करेंगे, 9.4 आएगा। क्या इसका भी कर्व, दैट मीन्स इसका कर्व क्या बनेगा कि भाई पहले तो कर्व मेरी क्या हो रही थी, क्वांटिटी यहाँ पर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले तो मेरी कर्व वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही थी, कम हो रही थी, फिर लोअर पॉइंट को टच करेगी और फिर ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, दैट मीन्स ये यू शेप होती है, ठीक है। सेम इस तरीके से आपकी एवरेज कॉस्ट भी हो रही है कि पहले तो क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर 9 एक मिनिमम लेवल को मेंटेन कर रही है, फिर 9.4 फिर बढ़ रही है। ये भी क्या होती है बच्चे, यू शेप की ही होती है एवरेज कॉस्ट। पर आपको एक बात नजर आई, इसका मिनिमम पॉइंट और इसके मिनिमम पॉइंट में फर्क है। इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसका मिनिमम पॉइंट बच्चे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में जो किया है इसका एवीसी का, दैट मीन्स ये पहले आ रहा है। अच्छा, एसी का मिनिमम पॉइंट ये वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो इसका मिनिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो पहले एवीसी का मिनिमम पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद एसी का मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। इसका ये वाला मिनिमम पॉइंट है और इसका ये वाला मिनिमम पॉइंट है। क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है समझ में? तो चलो अब इसको सम अप करते हैं, क्या कहना चाहते हैं।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है बच्चे कि जहां पर हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट को फाइंड आउट कर रहे हैं। इट चेंज विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, ये आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होती है। फर्स्ट द फॉल ड्यू टू द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, पहले क्या होगी? कॉस्ट गिरेगी क्योंकि हम प्रोडक्शन बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेटर रेज बाद में बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन है डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से बढ़, ठीक है। इस वजह से इसकी जो शेप होती है वो पहले नीचे की ओर जाएगी, फिर मिनिमम पॉइंट को टच करेगी, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा प्रोडक्शन कम एफिशिएंसी से चल रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? टोटल वेरिएबल आप ये देख रहे होंगे, देखो इसका 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 ये यहाँ पर आया और इसका ये यहाँ पर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ओके। अब अपने बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? क्या इतना समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ कि आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को इजी से समझ पाए आप, ठीक है। अरे वाह जी वाह, ये भी इरेज हो गया। क्या था हमारे पास यहाँ पे? एक सेकेंड, येलो पेन था ना हमारे पास, यहाँ पर तो 9 था और यहाँ पर क्या था? 5 5 6, क्योंकि एवरेज है 6 चौका 24, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने कहा कि मैंने 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया और उस टाइम मेरी 500 रुपये खर्चा आ रहा, जैसे ही मैंने 1001 यूनिट को प्रोड्यूस किया तो वहां पर 550 रुपये खर्चा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मेरे आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज करती हूँ तो मेरी कॉस्ट मेरी कितनी परसेंटेज से बढ़ रही है, कितना चेंज आ रहा है मेरी कॉस्ट में? मैंने बोला मेरी आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज है, ठीक है, और मेरी कॉस्ट में कितने का चेंज है? कह रहे 50 का। मुझे यही तो लेना है, तो मेरे पास कितने मेरी टोटल कॉस्ट में चेंज है? मैंने कहा मेरी कॉस्ट में 50 रुपए का चेंज है। मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी? मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज है? 1 का चेंज है, तो दैट मीन्स टोटल 50 रुपए का चेंज है। मार्जिनल कॉस्ट चेंज ही तो होता है। पढ़ो, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है किस वजह से? बाय अ फर्म व्हेन इट इज प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। जब वो क्या कर रही है? एक और यूनिट को वो क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है? समझ पा रहे हैं कि हाउ मच द टोटल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज। एक यूनिट को इंक्रीज करने से आपके टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ रहा है, वो बात की जा रही है, ठीक है। इसे हम ये भी कह सकते हैं TC2 माइनस के TC1। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 1000 यूनिट थी, यहाँ पर 1001 यूनिट थी, यहाँ पर 500 रुपये कॉस्ट आ रहा था, यहाँ पे 500 रुपये 400 रुपये, ये TC कॉस्ट 1 हो गई है, ये कॉस्ट 2 हो गई है। 2 में से मैंने TC2 1 को माइनस किया क्योंकि बड़ी रकम में से मैंने छोटी रकम को माइनस किया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? और ये भी कुछ इस तरीके से ही इसकी कुछ एक फीचर है, क्या याद रखनी है कि जो MC कॉस्ट है ना बच्चे, MC कर्व जो है वो सबको क्या करने वाली है? उनके लोअर पॉइंट से कट करके जाएगी। लोअर पॉइंट से क्या करेगी? कट करेगी। चाहे वो कट किसको करे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को करे, चाहे वो कट एवरेज कॉस्ट को करे, ये दोनों के लोअर पॉइंट को कट करेगी। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो मार्जिनल कॉस्ट का लोअर पॉइंट सबसे पहले आता है, दैट मीन्स अब देखो मैं इसका निकालू मार्जिनल पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट जो अभी तक हम कर रहे थे। देखो यहां से देखो मार्जिनल कॉस्ट, अब यहां पर देखो, यहां पर तो कुछ नहीं है। इस कॉस्ट, एक सेकेंड, टोटल कॉस्ट से आएगा, कहां गया भाई टोटल? ये वाला, पहले तो ये था 12 था, देन उसके बीच में, अब आप ये देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। कि जैसे ही मैंने 1 यूनिट को इंक्रीज किया तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ गई है? 6 रुपए से बढ़ गई। फिर मैंने 1 यूनिट और इंक्रीज कर दी तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ गई है? 4 रुपए से बढ़ गई है। 22 में से 18 गए, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर मैंने 1 यूनिट को और इंक्रीज कर दिया, यहां पर कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। फिर मैंने 1 यूनिट और इंक्रीज कर दी, 36 और 27 में कितना डिफरेंस है? 3 और 6 9 का डिफरेंस है। फिर मैंने 1 यूनिट और इंक्रीज कर दिया तो यहां पर कितना हो गया? इसको थोड़ा सा इरेज कर लें कि हमें समझ में ठीक आ जाए। यहाँ पे होगा 11 यूनिट का। क्या देख पा रहे हैं कि भाई सबसे पहले मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होनी शुरू हुई, फिर मिनिमम पॉइंट आया 6 से 4 पे हो ना, मतलब इतना ही कम हो रहा है, ठीक है। फिर ये बढ़नी शुरू हो गई है। अब देखो इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कहाँ था? ये वाला था। एवरेज कॉस्ट का कितना था? ये वाला था।
इसका कितना है 4 है। अब आप ये देखो इसका लोअर पॉइंट कहाँ आ रहा है, यूनिट नंबर सेकंड में आ रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट नंबर 3 में लोअर कॉस्ट आ रही है, इसका 4 में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का लोअर पॉइंट आएगा, मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, दैट मीन्स वो उसका लोअर पॉइंट ऐसे टच करते हुए यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर मेरी एसी का आएगा, दैट मीन्स एसी का कुछ इस तरीके से आएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो पढ़ो, देखो अब इसको, इस ग्राफ को देखो, जल्दी से देखो इसको। ये सारों का सम अप है कि जब मैं क्या एमसी कर्व क्या हो रही है, एमसी कर्व का लोअर पॉइंट ये वाला है, एबीसी का लोअर पॉइंट ये वाला है, एसी का लोअर पॉइंट क्या है ये वाला है, और एमसी कर्व क्या करेगी सबको बिलो तक कट करके जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये रूल है बच्चे, ये आपको याद रखना है। ये पूरा जो मैंने आपको सम समझाया ना, ये वाला जो ये एग्जांपल है, ये एज इट इज आपका ये वाला चार्ट है। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपके पास जो फर्स्ट शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट था ना, ये आ गया होगा समझ में, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं कि जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच में जो रिलेशन आया ना उसको समझते हैं। अब आप ये देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में ना कुछ ऐसा रिलेशन है कि पहले देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या, एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, पर हाई रेट से है। कीप इन योर माइंड, देखो एवरेज कॉस्ट ये वाली है, चेंज माई पेन कलर, दिस वन, ये वाली लाइन नोट करनी बच्चे, ये वाली, ठीक है। और फिर इसको आप ये देखेंगे ये वाले, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पहले मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी है, ज्यादा है 18 है, एमसी कितनी है 6 है, दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या है 11 है, ये कितना है 4 है, ये अभी भी 11 है। फिर क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट मेरा 9 है, एमसी कर्व अभी भी कम है, ये अभी भी ज्यादा है। ये फिर क्या आई, बराबर पॉइंट पे आई, दोनों एक दूसरे से, दैट मीन्स उस टाइम पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, फिर क्या देखने को नजर आएगा, एमसी कर्व क्या है बढ़ रही है और एसी कर्व क्या हो रही है कम हो रही है। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए इसको कि पहले एसी कर्व कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, और एमसी कर्व इसको हमेशा नीचे से कट करती जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहां पर ये कह रही हैं कि ये वो लेवल है जहां पर एसी कर्व क्या है, एसी कर्व ग्रेटर देन द एमसी कर्व, इस पॉइंट से पहले ये सारा एरिया कैसा है कि जहां पर एसी कर्व, एसी कॉस्ट दैट मींस एवरेज कॉस्ट आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। फिर ये पॉइंट आएगा जहां पर क्या है, दोनों क्या है, नो है, दैट मींस एसी कर्व इज इक्वल टू एमसी कर्व के बराबर है, ये वाली सिचुएशन है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जहां पर एसी कर्व इज अ लेस देन देयर इज अ एमसी कर्व, ठीक है। आप इसे याद करने का ट्रिक बताऊं मैं आपको कैसे। एसी कहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, इंक्रीज हो रहा हूं। अब देखो इस लेवल पे क्या हो रही है, दोनों ये इंक्रीज हो रहा है। एमसी कह रहा है मैं तुझसे 2 गुना बढ़ूंगा। जैसे छोटे भाई बहन में होती है ना, जैसे हमारे यहाँ तो होती है, मेरे भाई बहन के अंदर, मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसा होता है कि अगर वो कह रहा है ना कि मैं बढ़ रहा हूं तो मैं उससे दुगनी गति में कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। वो कह रहा है मैं नहीं करता, कहते जब ये नहीं करता मैं क्यों करूं भाई, मैं उससे दुगनी गति में नीचे की ओर जाती हूँ मैं। समझ पा रहे हैं। तो अब देखो ये बढ़ रहा है ना, ये कह रहा है कि मैं तुझसे तेज गति में बढ़ूंगा, तो एमसी हाईएस्ट है यहाँ पर। और जब एमसी क्या कह रहा है मैं गिर रहा हूं, तो एसी कह रहा है मैं गिर रहा हूं, ठीक है, एमसी क्या कह रहा है मैं तुझसे दुगनी गति में यहाँ पर गिरने वाला। कुछ ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। कर दो बच्चे ये इसको, और क्योंकि आगे और भी कॉन्सेप्ट समझने इसी एग्जांपल से, ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इतना। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, आ रहा है समझ में। अब इसका रिलेशनशिप दिखाती हूं मैं आपको कि जब क्या हो रहा है, एसी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एमसी भी उससे दुगनी गति में इंक्रीज होगा। देखो एमसी की तरफ आपका ग्रेटर देन का निशान है। एसी कह रहा है मैं गिर रहा हूं, एसी कह रहा है मैं गिर रहा हूं, तो एमसी कह रहा है कि मैं तुझसे तेज गति में गिरूंगा, एमसी अब छोटा मिलेगा, एसी ज्यादा बड़ा। दोनों कह रहे हैं हम एक दूसरे के बराबर हैं, तो मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पर आ जाएंगे। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। अच्छा, पहले एमसी का क्या बनेगा, लोअर पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद एबीसी का लोअर पॉइंट आता है, फिर उसके बाद आपका एसी का लोअर पॉइंट आता है तीसरे नंबर पे।
ठीक है। अच्छा, एबीसी, एमसी और एसी के बीच में डिफरेंस देखना, मतलब कर्व का स्लोप देखना है, तो देखो क्या बन रहा है, ये वाला पॉइंट। एबीसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो एबीसी क्या हो रही है, गिर रही है बच्चे। एबीसी के साथ भी सेम एज इट इज रिलेशन है, क्योंकि एसी के साथ एक ही एसी का ही तो पार्ट है। एसी किससे बनता है, एबीसी प्लस में एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बराबर होंगे। तब ये क्या होगी मेरी, इसका ये मिनिमम पॉइंट होगा। जब भी कोई कर्व मिनिमम पॉइंट पे होगी वहीं से ये कट करेगा, तब दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से इक्वल होने वाले हैं। एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी, दैट मीन्स कि यहां पर एबीसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टीसी और एमसी का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये देखो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 है कॉस्ट, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, कह रहे तब भी मैं यहाँ पर ज्यादा है। पहली यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी 18 आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये फिर 22 थी तो ये 4, 27 है ये 5, 36 है ये 9 और ये 47 है ये 11। ये क्या कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी ग्रेटर देन होगी, बट हाँ किस रेट से बढ़ घट रही है वो, क्योंकि एमसी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि चेंज रिप्रेजेंट करना होता है ना, किस रेट से बढ़ रही है किस रेट से कम हो रही है। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बट एट द इंक्रीजिंग रेट। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, वो रिप्रेजेंट करता है बच्चे एमसी, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट। हर जगह हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। डिमांड के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। प्रोडक्शन के चैप्टर में हमने मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट के बारे में, तो मार्जिनल कॉस्ट होगा। मींस कि किस रेट से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो ये दिखाता है। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का है, ये वाली है। टोटल कॉस्ट में देखो कितना हो रहा है कि किस रेट से बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखो 6 से बढ़ी, फिर 4 हुई, फिर मिनिमम पॉइंट आई, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ पे बढ़ तो रही थी बट डिक्रीजिंग रेट से हो रही थी, फिर ये क्या हो गया मिनिमम पॉइंट 22, दैट मीन्स आपका मिनिमम पॉइंट है। अब यहाँ देखो यही चीज लिखी मिलेगी कि एमसी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, दैट मीन्स गिर रही है। तो दैट मीन्स टीसी भी क्या होगी, टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, गिरेगी या नहीं गिरेगी। नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, समझ पा रहे हैं। देखो मैं इसको इरेज कर रही हूं, फिर तुम्हें अगेन बताऊंगी। कलर चेंज कर लेते, पिंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एमसी मेरा क्या हो रहा है, गिर रहा है, 6 से 4 आया। क्या टोटल कॉस्ट भी मेरी क्या हो रही है, गिर रही है नहीं गिर रही, ये भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि एमसी मेरा क्या होने लग गया, बढ़ना शुरू हो गया। क्या टोटल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जब एमसी क्या कर रहा है, लोअर पॉइंट पे पहुंच रहा है, दैट मीन्स हमारे एग्जांपल में 4 पे पहुंच रहे हैं, तो टीसी क्या हो रही है, इंक्रीज होना कम पड़ गई है डिक्रीजिंग रेट से, मीन्स कि अब वो इंक्रीजिंग रेट से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन और कॉस्ट में तो मैंने बता ही दिया, इनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है। कुछ ऐसा देख लीजिए, ये कर्व नजर आ रही है, नजर आ रही है कि ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये कम गति से कम 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 होता जा रहा है, और ये एमसी क्या हो रही है, एमपी क्या हो रही है, मेरी 0 हो रही है, होता नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ना दैट मीन्स अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। तो कॉस्ट कम आएगी तो मेरे जो कर्व होगा ना बच्चे, वो कुछ ऐसे नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा। जब मेरा एमपी बढ़ेगा ना तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। जब ये मैक्सिमम पे होगा ना, ये किस पे है, मैक्सिमम पे है ना या नहीं है, तो उस टाइम मेरा एमसी क्या होगा, मेरा डाउनवर्ड स्लोप पे होगा, ये मिनिमम लेवल पे होगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा प्रोडक्शन कम 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 होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे का देख लीजिए, एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़नी 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 एक लेवल तक बढ़ेगी, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, फिर उसके बाद ये भी कम होनी जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है दैट मीन्स वहां पर मेरी कॉस्ट भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, होती जा रही है। फिर एक पॉइंट आएगा जब ये क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगी, फिर ये भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। भाई देखो इसमें यही लिखा है नहीं लिखा, देखो कि जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, जब ये बढ़ रही है तो ये कम हो रही है, जब ये कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट में बच्चे अपोजिट रिलेशनशिप होते हैं। क्या यहां तक क्लियर आ गया बच्चे, समझ में, ध्यान से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या नजर आ रहा है, ये टोटल प्रोडक्शन कट करता है, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन कट करता है एवरेज प्रोडक्शन को, कहां से, जब वो मैक्सिमम पहुंच जाती है।
समझ में? एपी जहां पर भी मैक्सिमम आ जाएगी ना, वहीं पर एमपी क्या करेगा, कट करेगा। एमपी का काम होता है भाई कट करना, और क्या करेगा, सबको कॉस्ट के केस में मिनिमम लेवल पे कट करेगा और प्रोडक्शन के केस में मैक्सिमम लेवल पे कट करेगा। ठीक है, अच्छा, और कॉस्ट के केस में देखो मैंने बता दिया मिनिमम लेवल पर कट करेगा। अगर आपको ये जो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा ना, तब जाके आपको ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि लॉन्ग रन के सभी कॉन्सेप्ट यहां पर आने वाले हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है बच्चे, लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी शॉर्ट रन के कंपोनेंट होते हैं ना, उनको सबको एड ऑन कर दिया जाता है, देन उसके बाद हमारा लॉन्ग रन बनता है। शॉर्ट रन में कर्व थोड़ी सी ऐसी मिल जाएगी और लॉन्ग रन में थोड़ा ऐसे मिल जाएगी, जिसकी खुली खुली मिल जाएगी, ऐसे फ्लैटर मिलेगी, ऐसे कहते हैं ना कि फसरी हुई बोलते हैं उसको, है ना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग रन में देखो कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आया, है ना। तो अब यहाँ पर पढ़ो जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है, इन द लॉन्ग रन ऑल द इनपुट्स आर द वेरिएबल। सारे के सारे इनपुट्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं। फर्म कैन एडजस्ट एवरीथिंग। फर्म क्या कर सकती है, हर एक चीज को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी स्पीड से समझाऊंगी, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट सेम एज इट इज, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट दैट मींस चेंज कितना होगा। कर्व देखिए, वेरिएबल जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बन रहा था ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझ पा रहे हैं, वो सेम बना है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, वेरिएबल हैं। एवरेज कॉस्ट का कैसे बन रहा था, यू शेप बन रहा था, बट वो छोटे छोटे बन रहे थे ऐसे, इन सबको मिलाकर क्या बन जाएगा, ये थोड़ा फ्लैटर बन जाएगा। क्यों होता है, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ द स्केल के कारण होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मार्जिनल के बारे में मैंने क्या बताया कि 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस करने से आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है, वो बात की जा रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और एमसी कर्व क्या करेगी, इनको लोअर पॉइंट से कट करेगी। गॉट इट, ये आपका पूरे लॉन्ग रन का सारांश। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर, क्या कहना चाह रहा है इकोनॉमिक ऑफ द स्केल, क्या है ये कॉन्सेप्ट, कि भाई किस वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो लोअर आती है, और किस वजह से हमारी कॉस्ट क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इकोनॉमिक शब्द को बात की जा रही है, इकोनॉमिक्स दैट मीन्स चीजें आपके फेवरेबल है, चीजें आपको सस्ती पड़ रही है। अगर मैं बात करूं मेरी जो कॉस्ट है वो आपके फेवरेबल नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है, वो लागत है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और रीजन क्या है, वो रीजन आपके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें से ही कुछ फैक्टर्स आपके हैं इकोनॉमिक ऑफ द स्केल के, आपके इंटरनल इकोनॉमिक्स होती है और एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है। इंटरनल का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। इंटरनल में जैसे कि मैं आप सभी को कहूं, मैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय मैनेजर है, तो मैनेजर की स्ट्रैटेजी कैसी होगी किसी सामान को बढ़ाने में, मैनेजर किस तरीके से बाहर आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो किस तरीके से वो ग्रैब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके पास जो उसने फिनांस को अरेंज किया हुआ है उसकी लागत कितनी आ रही है, उसने जो मैन पावर अपॉइंट कर रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्किल्ड है या नहीं है, जो भी आप मशीनरी यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड है या नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसका टाइमली अपडेशन कर रहे हैं या नहीं है, अब आउटडेटेड तो नहीं हो गई है। दैट मीन्स इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ठीक है, जितने क्या आप एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, क्या आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, उनके बारे में बात कीजिए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। और एक्सटर्नल का मतलब हो गया जो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी हो गई है, या फिर मैं कहूँ कि नेचुरल डिजास्टर आ जाना। ठीक है यार, जैसे मैं लॉकडाउन को लगा था हमारा 2020 के अंदर, तो ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए फायदा भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बड़े फिर हम आगे भाई, हाँ जी बड़े फिर हम आगे देखो फटाफट यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब देखिए। इंटरनल इकोनॉमिक्स आर द कॉस्ट एडवांटेज अ फर्म एक्सपीरियंस एज इट इज इंक्रीजिंग इन इट आउटपुट एंड द प्लांट साइज। ये कह रहा है कि इंटरनल इकोनॉमिक वो कॉस्ट एडवांटेज है, वो लागत का फायदा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्म एक्सपीरियंस कर रही है कि जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ मेरे आउटपुट को या मेरे प्लांट के साइज को, क्या मुझे फायदा हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। दिस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ध्यान में रख के करना, ठीक है।
दिस इकोनॉमिक अराइज विद इन द फर्म, ये इकोनॉमिक आपके फर्म के अंदर ही है। ड्यू टू देयर इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मैंने बोला ना कि अब चाहे मैं एक रोटी बना लूं, चाहे मैं क्या करूं, चाहे मैं 10 रोटियां बनाऊं, तो लागत तो सेम ही आएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि भाई मैं सारी की सारी रोटियों को बनाऊं एक साथ। तो यहाँ पर काफी तरीके की है, जैसे कि सबसे पहले लेबर इकोनॉमिक होती है। लेबर इकोनॉमिक का मतलब क्या है, जो मेरे पास फर्म के इंटरनली वर्कर्स अवेलेबल है, उनके पास क्या है, एक स्किल है, उनको उसी स्किल के हिसाब से मैंने क्या किया, टास्क को बायफरगेट किया। जैसे कि मैं अपने जैसे स्कूल का एग्जाम्पल हूं, ठीक है, कॉलेज का एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पर एक टीचर क्या है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है, एक टीचर क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट में है, एक टीचर क्या है, बिजनेस डिपार्टमेंट में है, एक टीचर क्या है, मैथ डिपार्टमेंट में। अब जिसको इकोनॉमिक्स पढ़ानी आती है, ठीक है, या इसको मैं चले मान लीजिए इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आ जाती है साथ, एक है फिजिक्स का है, ठीक है, एक है केमिस्ट्री का है, एक है बायो का है। अब ठीक लगेगा, ठीक है। अब जिसको बायो पढ़ानी आती है वो अकाउंट तो नहीं पढ़ा सकता, और जिसको इकोनॉमिक्स पढ़ानी आती है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। तो यहाँ पर लेबर इकोनॉमिक्स, मैंने कहा कि मेरे पूरे कॉलेज के अंदर ना सभी के सभी टीचर अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आपके जो एचओडी होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर वैसा ही पर्सन अपॉइंट करे जिसके अंदर वो स्किल है। इंटरनली ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे बोला गया डिवीजन ऑफ द लेबर, दैट मीन्स कि ईच वर्कर ऑफ द फोकस ऑन द स्पेसिफिक टास्क हायर एफिशिएंसी के साथ से वो काम भी करेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मेरे को केमिस्ट्री बढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, पहली बात तो मुझे आती नहीं है, सीधी सी बात ये है। अगर मैं कोशिश भी करना चाहूँ तो वहां पर जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स की किस तरीके से होती है मुझे नहीं पता भाई, मुझे रटना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से मेरी स्पेशलाइजेशन है वहां पर मेरे को अपॉइंट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं टाइम को भी कम यूज करूंगी और मेरी कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि चीजों को समझने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री समझना मतलब मेरे लिए एक महाभारत वाला काम है। जैसे बचपन में महाभारत समझनी बड़ी मुश्किल होती थी ना, तो कुछ इस तरीके से। टेक्निकल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आप अपने इंटरनली, आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज, आपके पास मशीन है, आपके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, अगर आप उनका यूज करेंगे इंटरनली, आपके पास खुद, ठीक है, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन कम होगा। मैंने बोला मेरे को रोटी बनानी है, मेरे पास रोटी बनाने की पूरी बड़ी मशीन रखी है, अरे भाई जब तक उस मशीन का यूज नहीं करेंगे तो क्या आप एकदम से इतनी सारी रोटियां बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि यूजिंग द लार्ज मशीनरी एंड द मॉडर्न इक्विपमेंट एंड एफिशिएंट, आपके पास दो मशीनरी है। जैसे अक्सर घर में होता है कि एक तो छोटा मिक्सर होता है ना, एक बड़ा मिक्सर होता है जूस बनाने का। अगर आपको 10 गिलास जूस बना रहे फिर भी आप छोटा मिक्सर यूज करें तो एक मतलब गलत बात है, आपकी गलत आपकी डिसीजन होगा। तो आप बड़ा मिक्सर यूज करेंगे ना, तो आपके पास इक्विपमेंट है, मशीन है, तो भाई उसका यूज करो ना। इंटरनली जो चीजें हैं आपके पास, इंटरनल इन्वेंट्री इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास सामान बनने के लिए आता है, ठीक है, तो जरूरी है कि भाई आपके स्टॉक में सामान पड़ा हो। समझ पा रहे? मीन्स कि इंटरनल इन्वेंट्री इकोनॉमिक का मतलब हो रहा है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो बफर में होना चाहिए, मीन्स की क्वांटिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स, कि स्मूथ क्या हो सके, फ्लक्चुएशन कर सके सप्लाई एंड डिमांड, कि जैसे ही मार्केट में डिमांड आ रहा है उसी के हिसाब से मैं क्या कर पाऊं, मार्केट में सामान को भेज पाऊं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम से मैंने बोला जैसे कि अब क्रिसमस के ऊपर क्या होने वाला है, क्या क्रिसमस ट्री का डिमांड आएगी या नहीं आएगी? अब जिन्होंने प्रोडक्शन करना था इनका, तो वो क्या ऑलरेडी कर चुके करके बैठ चुके होंगे, कहते हाँ। अब स्कूल से जैसे नॉर्मली बच्चों को ऑफर आता है कि हाँ अपना क्रिसमस ट्री लेके आना, क्रिसमस ड्रेस लेकर आना, ठीक है। तो आप ये सभी के सभी कस्टमर शॉप पे जाएंगे, क्या डिमांड करेंगे, और उस टाइम पे सीजनली डिमांड करेंगे, तो सिंपल सी बात है आपको चीजें थोड़ी महंगी मिलती है ना। आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे रश परचेज को। दैट मीन्स आपको जब जब आप सामान महंगा मिल रहा है, ठीक है, सॉरी डिमांड आ रही है, और उस टाइम क्या हो रहा है, आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बचाएं भाई उस बड़े भीड़ भाड़ वाली चीज से, क्योंकि हाई कॉस्ट आएगी, सिंपल सी बात।
तो अपने पास इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, इक्विपमेंट है, उनको बल्क में परचेज करके रखें, जिससे कि जब भी ऑर्डर आए मैं उसको कर पाऊं। क्या ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि सारे दुकानदार करके रखते, नहीं, कुछ कुछ करके रखते हैं, है ना। तो रियल इकोनॉमिक्स के अंदर ये आ गया। मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट एंड द, इन सबको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे, क्योंकि मैंने बोला कि आपको सेम आइटम को प्रोड्यूस करना है और उसके लिए मैंने सबको यूज किया है। मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए लग गया। मैंने प्रमोशन किया है, ये प्रमोशन का ही टूल है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, ठीक है, मीडिया का यूज करते हो, इन सब के ऊपर ना मेरे 1 लाख रुपए लग गए, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मेरे 3 लाख रुपए लग गए, ठीक है, और सामान बनाने में मेरा 5 लाख रुपए लग गए, ठीक है, और जैसे कि एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरे मान लीजिए 5 लाख लग गए, ठीक है। और मेरी क्या हुई है, 21 लाख का मैंने क्या कर दिया, सामान बेच दिया। तो मेरी लागत कितनी हुई, 5 और 5 10 और 4 14। तो यहां से कट करूं, कितना आ रहा है, 1.5। दैट मीन्स हर, मैं क्या कर रही हूँ, पूरी की पूरी कॉस्ट को ना मैं स्प्रेड कर रही हूँ किसके ऊपर, जितना भी मैंने आउटपुट जनरेट करके सेल किया। क्या मैंने 21 लाख का सेल किया, क्या मैं ये कहूंगी कि भाई मेरा तो 14 लाख का क्या मैं एक यूनिट के ऊपर कहूंगी कि भाई मेरा 14 लाख का खर्चा हुआ है, नहीं, मैं जितनी भी मैंने यूनिट सेल किया उन सबके ऊपर मैंने निकाल के बताया कि भाई कम से कम 1.5 अप्रोक्स हर यूनिट के ऊपर मेरे क्या आ रही है, लागत आ रही है। तो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि चीजों को इस तरीके से एडवर्टाइज करो, इस तरीके से प्रमोट करो कि आपकी लगातार जो लागत आ रही है उसको क्या कर सके, आप कवर कर सके, ठीक है। और जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर कोई भी खर्चा करते हैं तो पूरी यूनिट के ऊपर आप उसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए, मैनेजरल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से किस डिपार्टमेंट को क्या काम सौंपते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को लीड भी कर रहे हैं, सुपरवाइज भी कर रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, कम आए। देखो, स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ द मैनेजरियल टास्क, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट हो उनको उनके हिसाब से क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं और उनके ऊपर वैसे ही एम्प्लॉय बिठाए जिनके अंदर वैसी स्किल लीड टू देयर इज अ फास्टर एंड द बेटर डिसीजन। क्यों, अगर मैं कहूं कि जैसे कॉमर्स के डिपार्टमेंट के अंदर किसी साइंस वाले टीचर को अपॉइंट कर दिया जाए और उनको पता ही नहीं है कि भाई अकाउंट के अंदर 30 से 40 चैप्टर होते हैं, पूरे ओवरऑल की बात की जाए, इनकम टैक्स के अंदर आपके 30 से 33 चैप्टर होते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे भाई, वो स्किल कॉमर्स के डिपार्टमेंट को पता होगा। तो ये काम है, मतलब कि प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को पता होता है कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे ऑर्डर देना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि भाई कहाँ से कितना पैसा अरेंज करना चाहिए, कितना मुझे नहीं करना चाहिए। लागत को भी मैं देखूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसी जगह से पैसे को अरेंज करूं जहां से मेरी लागत ज्यादा आती है। मुझे टीम वर्क के ऊपर फोकस करना होगा। तो मैनेजरल दैट मींस आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में काम सोच रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन दैट मींस आपके पास जो बल्क में क्या होना चाहिए, व्हीकल होना चाहिए। क्यों, सॉरी, बल्क में व्हीकल मतलब कि जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे मेरी अक्सर ये हैबिट है कि मेरी क्लास में सब बच्चों के पास क्या होनी चाहिए, नोटबुक एंड अपनी खुद की जो बुक होती है जहां से हम पढ़ने वाले हैं वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करूंगी, मैं उनको घर भेजूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंट अक्सर होता है बच्चों के साथ, अकाउंट्स की बुक भूल गए, घर गए। फिर वही सेम बच्चा अगर मैं कहूँ कि बिजनेस की बुक भूल गए, बिजनेस स्टडी की, घर गए हैं। इकोनॉमिक्स की बुक भूल गए, घर गए हैं। घर से जाने के 20 रुपए, आने के 20 रुपए, ऐसे करते 3 राउंड कट चुके हैं, तो 120 रुपीज हो गए, राइट। अगर ये एक बारी में ही लेकर आ जाए तो क्या 40 रुपीज में काम चल सकता था। तो कहने का मतलब है कि आप बल्क में ट्रांसपोर्ट करें रॉ मटेरियल का एंड फिनिश गुड्स का। ये नहीं है कि एक गुड्स को क्या कर रहे हैं, दुकानदारों को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। नहीं, आप एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में करें। आप एक साथ क्या करें, पूरे वेयर हाउस को क्या करें, फिल करें, यूज किया जाए, ठीक है, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है, प्रिक्यूनरी इकोनॉमिक्स। प्रिक्यूनरी का मतलब होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति, दैट मीन्स जो फाइनेंस के रिगार्डिंग बात की जा रही है। कॉस्ट आपको बचानी होगी, कहाँ से बचाएंगे, जैसे कि आप चीजों को बल्क में बाय करें। आपने सुना है जैसे कि आप मार्केट में भी जाते हैं, नॉर्मल कस्टमर की अगर बात करूं कि अगर मैं कहूं कि सेब 60 रुपए किलो, ठीक है,
बट 2 किलो लेंगे 100 रुपए के हो जाएंगे। मीन्स कि आपने अगर 1 किलो क्वांटिटी लेंगे तो आपकी पॉकेट में से 60 रुपीज जाएंगे। अगर आप 2 किलो क्वांटिटी लेंगे आपकी पॉकेट में से टोटल कितने रुपए जाएंगे, टोटल आपकी पॉकेट में से 100 रुपए जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल लेती तो मैं 1 kg 60 के 1 kg 60 के टोटल हो गए 120। क्या आपने 20 रुपए बचाए? तो ये होता है जब भी आप बल्क में बाय करेंगे तो आपको चीजें सस्ती पड़ती है, ठीक है, आपको डिस्काउंट अवेलेबिलिटी हो जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट से आप क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को अरेंज करेंगे। ये नहीं है कि आपको अपनी, मींस की आपने पढ़ा था ना कि कैपिटल अरेंजमेंट भी क्या होती है, हमारी मेन फोकस होता है। अब अपनी कैपिटल को अरेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो मुश्किल है। अगर कर ली तो ध्यान से देना पड़ेगा कि हाँ लागत तो ज्यादा नहीं आ रही है। कहते हैं अच्छा, लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड द एडवर्टाइजिंग। दैट मीन्स कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है, मीन्स कि एक बारी में इस सामान को क्या करो, बल्क में भेज दो। वेयर हाउस में आपका सामान क्या करे, सिस्टमेटिक वे से क्या करे, अरेंज करे, जिससे कि लागत ज्यादा ना आए, ठीक है, स्पॉइलेज होने से बचा सके। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे के सारे क्या थे, इंटरनली स्किल होनी चाहिए पर्सन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल इकोनॉमिक के लिए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक। दैट मीन्स वो सारी सुविधा जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मिलती है, आप नहीं कर रहे अरेंज, नहीं, ऑटोमेटिकली आपको बाहर से अवेलेबल हो रही है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट में खुद तो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फिर आपका सामान कहीं जाके सेल होगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट में ही एक क्या कर रहा है फर्म, क्या इंडस्ट्री, क्योंकि देखो इन ये सारी की सारी फर्म है, इन सबको मिला के क्या बनती है, इंडस्ट्री बनती है। इंडस्ट्री ये सभी काम करके दे दे तो सभी फर्म को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्या ये एक्सटर्नल है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, मार्केटिंग ये खुद करते हैं आपके प्रोडक्ट की, तो बिल्कुल है। यहां से अगर एम्प्लॉय आपका बाहर, जैसे ठीक है मैं कहूंगी जैसे आप बाहर से कई एम्प्लॉय को हायर करते हैं, एक्सटर्नल हो गया। कहते ठीक है, अब उसके अंदर पहले से ही उसके अंदर एक ऐसी स्किल है, ठीक है, उनको मशीन को ऑपरेट करना या फिर मैं कहूंगी चीजों को हैंडल करना पहले से ही आ रहा है, तो क्या उसके अंदर इन बिल्ट है स्किल? क्या आपको उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तो ट्रेनिंग का खर्चा बच गया। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक दैट मीन्स वो सारे फैक्टर जो कि आपके आउटसाइड द फर्म आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण आपके इंडिविजुअल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो होती है गिर जाती है, बट इंडिविजुअल फर्म की कोई ऐसी एक्टिविटी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। स्किल लेबर, जैसे कि आपको बाहर से टैलेंटेड ट्रेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाए तो आपकी ट्रेनिंग का खर्चा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आपको सप्लायर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से मिल जाए, आपकी इंडस्ट्री के बहुत पास मिल जाए, ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्री है, केवल 2 मिनट का रास्ता हो, तो क्या होगा, जैसे कि आपको अक्सर जो जॉब होती है या फिर कॉलेज आप अपने पास ढूंढते हो, अपने नियर बाय ढूंढते नहीं ढूंढते, कि आपके आने जाने का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए। अगर आपके आसपास ही मिल रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लायर है, आसपास मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, बहुत कम रखनी पड़ेगी। अच्छा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, तो दैट्स गुड। एक तो आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, एक क्या कर रहे हैं, आपको खुद इजिली मिल रही है, कैन बी शेयर द इनोवेशन, मींस की 2 क्लोज कंपनीज है वो आपस में क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग किए जा रहे हैं। अच्छा, स्पेशलाइजेशन सप्लायर, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज में पहले ही स्पेशलाइज्ड था, जैसे एम्प्लॉय के बारे में बात की जाती है। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जैसे कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, वाइड रेंज पे रिसर्च कर रही है, जो कि सारी की सारी फर्म को बेनिफिट देके जाएगी, क्योंकि फर्म इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि सबको कंबाइन कर देंगे, सभी फर्म को कंबाइन करके ही तो इंडस्ट्री बनती है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनली डिस इकोनॉमिक क्या होता है। इंटरनल का मतलब क्या है, आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके जो मैनेजर, आपकी पॉलिसी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, आपके डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, आप किस तरीके का सामान बनाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को बाय फॉरगेट किया गया है, उसके ऊपर डिसीजन आपने खुद लिया है। वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकते हैं। जब वो गलत हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या हो रहा है, डिस इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। It refers to the diseconomic of the large scale production which the firm suffer the due to there is a own operation, खुद के ऑपरेशन के कारण हो रहे हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मैं कहूंगी मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी काफी सारे डिपार्टमेंट है। अब आपको पता है, जैसे मेरे को पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का पता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ना काफी सारे लेवल के ऊपर ना डिपार्टमेंट होते हैं, कम से कम 6 से 7 लेवल होते हैं आई थिंक, ठीक है। इसी तरीके से टीचिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो जैसे कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर है,
ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, फिर कहीं जाके एचओडी बनता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या बनती है, हमारे प्रिंसिपल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो मेन डायरेक्टिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज होती हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर आने के बाद आप इन चीजों को सभी को हैंडल खुद करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं इन सभी चीजों को यहाँ खुद हैंडल करने की बारे में बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत बड़ी टास्क हो जाएगा भाई। एक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वहां पे कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी दिक्कत होगी। कम्युनिकेशन डिसीजन, कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम होती है ना, कि यहाँ से जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सामने यहाँ तक पहुंच रही है, मेरे पास तक पहुंच रही है, तो इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं रहती जैसी ऊपर से आई थी। समझ पा रहे हैं? द कंपनी बिकम ए लार्जर, जब कंपनी क्या होती है, बड़ी होती है, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकम द कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा दिक्कत रहती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, टूट जाता है और इनएफिशिएंट रह जाता है, जिसके कारण हाई कॉस्ट में। अब ऊपर से डिसीजन आया होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर होने की होगी, बस वर्बली के बारे में बात करें, वैसे रिटर्न आता है इन्फॉर्मेशन हमारे पास, बट इनकेस वर्बली आ जाए, ठीक है, र्यूमर्स के थ्रू, ठीक है, कि 2 दिन की छुट्टी है और ये नहीं पता लग रहा कि किसने किसने डिक्लेयर की है, कैसे क्या कुछ है, तो क्या वो चीजें प्रॉपर होगी, क्या कम्युनिकेशन बैरियर बनेगा, समझने में प्रॉपर आप क्या कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ इस फेस्टिवल की छुट्टी है या नहीं। क्या पता भाई टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन लगा रखा हो, बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर की हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, मीन्स की कम्युनिकेशन बैरियर जरूर ब्रेक होता है। लैक ऑफ द कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हार्डर फॉर देयर इज अ मैनेजर टू द मॉनिटर ऑल द एस्पेक्ट, जो अगर मैं कहूंगी मैं ही सारे डिपार्टमेंट को संभाल रही हूँ, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को भी, बिजनेस के डिपार्टमेंट को भी, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को भी, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को भी और फाइनेंस के भी डिपार्टमेंट को भी, तो मेरे से भाई गलतियां 100% है, होगी ही होगी। क्यों? एक ह्यूमन पावर की, एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जो पावर होती है ना, वो एक लिमिट एरिया तक ही होती है। जैसे मैं आपको कहूं आप एक टाइम पे काफी सारे काम करो, ठीक है, आप घर का काम भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, आप टीचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे खुद की हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, तो आप चीजों को सभी को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, तो जिसके कारण एरर, वेस्टेज एंड लोअर प्रोडक्टिविटी हो गई होगी। इसी वजह से कहते हैं कि हमेशा एक पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए जिससे गोल जल्दी अचीव होगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे मेरी हायरार्की बताई, तो नोटिस ऊपर से आता है नहीं आता है, जब नोटिस ऊपर से आता है ना, तो यहाँ पर अगर हमें कोई डिसीजन या फिर कोई इंफॉर्मेशन देनी होता है ना, वो भी हमें क्या करनी पड़ती है, ऐसी हायरार्की में देना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है ना, जो मतलब प्रशासन करता है, इसके पास से नोटिस आया तो वो ऊपर भेजेगा, ऊपर से नोटिस आया नीचे भेजेगा, ऐसे, तो जो ऊपर नीचे भेजने की जो लागत आती है, इसके लिए स्पेशल एक एम्प्लॉय भी क्या कर रखा, अपॉइंट कर रखा होता है, तो उसकी कॉस्ट आ रही है नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके, बढ़िया है, डिसीजन लेने के लिए एक प्रोसेस है, स्ट्रक्चर देने के लिए, बट आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है, आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जैसी शेप में थी वो वैसी शेप में नहीं आने वाली, मोटिवेशन क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपके पास एलिनेशन की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या होती है, द एम्प्लॉय फील द डिटैच्ड एंड द डिस्कनेक्टेड विद फ्रॉम देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो इस तरीके से समझेगा कि भाई काम करने आए हैं, काम करके गए, काम करने आए हैं फिर काम करके गए, उनके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक जो इमोशनल रिलेशनशिप होता है ना, जो एक बॉन्डिंग होती है वो नहीं रहने वाली, क्योंकि एक आप हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं, जिससे जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेशन की तरह फील करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम जस्ट एक नंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशन को बस ये कहने से मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 120 एम्प्लॉइज काम करते हैं, राइट। डिक्रीज द मोटिवेशन एंड द प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण उनका मोटिवेशन डिक्रीज होगा, मोटिवेशन डिक्रीज होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। अच्छा, लैक ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, दैट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, और उसको आप प्रमोट ना करें, दैट मीन्स आप उसकी तारीफ ना करें, तो क्या कहेगा कि भाई कुछ होता तो है नहीं, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा, 4th टाइम देखेगा, 5th टाइम तो वो कहेगा कि इससे बढ़िया नहीं देते, कुछ बढ़िया अवार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तारीफ तो की नहीं जा रही, क्योंकि हर एक पर्सन को जरूरी है, हर एक पर्सन के अंदर एक इंटेंशन होती है कि उसको सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, उसको सोसाइटी के अंदर पहचान मिले कि हाँ मैंने ये काम किया था,
जैसे अक्सर हमारे डिपार्टमेंट तो देखो होता है, ठीक है, जैसे मैं मेरी क्लास के अंदर भी करती हूँ, जब भी कोई बच्चा इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व आउट करके आता है, वहां पर क्या होता है, मैं नोटिफाइड करती हूँ, देखो तनीषा ने क्या किया है, आज क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत टफ था, ठीक है। जैसे क्या है, आर्यन ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो इन बच्चों के वैसे मेरे को ये नाम याद हो क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप एफर्ट कर रहे हैं आपको अचीवमेंट दिया जाए, आपके हार्ड वर्क को दिखाया जाए। टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप 8 घंटे की जो वीडियो लेक्चर होगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ MCQ 021 के ऊपर एक कंप्लीट मैराथन भी आएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग सीरीज आएगी, PYQ की सॉल्यूशन भी अलग आएंगे, ठीक है, आपके लिए सभी कुछ आने वाला है। आपको देखो ये चीजें क्या नजर आ रही है, अभी तो सिंपल नजर आ रही है, अगर आपको लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू हो जाए तो आपका जो माइंड है बर्न हो जाएगा, क्या आप और उसी एफिशिएंसी से काम करेंगे जब आप पहले घंटे में काम करना शुरू किए थे? नहीं। जैसे मैं अगर अपना बात की जाए, मैं मेरी बात बताऊं कि जैसे अगर मुझे कॉलेज के अंदर लेक्चर देके आना पड़ता है, देन उसके बाद मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं पूरा एफर्ट करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करूँ, बट वही बात है, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से मैं लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार कर दूं ना, अगले दिन पता है क्या होगा, बस बस तनु बहुत हो गया, रेस्ट कर, जो ये दिमाग है ना ओवर हो जाता है जब मैं ज्यादा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर इंटरनल दैट मीन्स आप अपनी एफिशिएंसी से जब ज्यादा काम करेंगे तो कॉस्टिंग में फिर मेरी तबीयत डाउन होनी शुरू हो जाती है, सिंपल सी बात है, हेडेक होगा, आईज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है ना, जैसे एक मशीन है, जैसे मेरा PCB है, ठीक है, वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है, वो भी हैंग होने, जैसे फोन से ज्यादा काम कर देते थे ना, वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज में कंस्ट्रेंट दैट मीन्स लिमिटेशन होना, आपके पास रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है, आपके पास पैसे प्रॉपर नहीं है, आपके पास लेबर प्रॉपर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एकदम से किसी चीज को अरेंज करेंगे तो लागत तो आपकी आएगी, मेरी थोड़ी ना आएगी, है ना, समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी क्या होता है, अगर वो चीजें बाहर से अवेलेबल ना हो वो डिसएडवांटेज बन जाता है, जैसे कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, क्या आप देख पा रहे हैं, अगर आपका मोटिव यूजीसी नेट क्रैक करने का है, जब हमारे टाइम में था इतना मतलब इतना करेज नहीं था, बट आज तो क्या कर रहे हैं, 1 लाख बच्चे कॉमर्स में पेपर दे रहे हैं और उसमें से सिलेक्ट होना 3000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत टास्क, बहुत बड़ा डिफिकल्ट कंपटीशन हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात कीजिए। सेम इस तरीके से कंपनीज का है, अगर आप क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड में बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। क्यों हो गया है, देखो स्कैरिसिटी ऑफ द इनपुट्स, दैट मीन्स आपके पास जो रिसोर्सेज है वो कम, चाहे वो लेबर से हो, चाहे रॉ मटेरियल से हो, चाहे फिनांस से हो, चाहे कैपिटल से, किसी भी सोर्स से, ठीक है। शॉर्टेज एंड अगर आपके पास शॉर्टेज है तो चीजें आपको हाई प्राइस में मिलेगी और कहीं ना कहीं वो पूरी फर्म के लिए एक्सपेंसिव रहने वाली। कंपटीशन हो रहा है टैलेंट का, टैलेंट बहुत मतलब स्किल एम्प्लॉय को आप क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर देती है, उनको बड़ा पैकेज दे देती है, जैसे मैं कहूँ कि 22 लाख रुपए पर साल का, भाई 70 लाख रुपए का एग्जाम्पल मैंने देखा था, इवन फैमिली के अंदर भी है, उनको 70 लाख रुपए पर साल के अंदर सालाना मिलती है, और एक एम्प्लॉई है भाई उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है, तो कैसे 70 लाख मिलेंगे भाई उसको, तो टैलेंट की कमी होना, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द स्किल वर्कर्स नहीं है। कोग्निशंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम होना, दैट मीन्स कि जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटीज है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड आपका खराब है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, तो आपने, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं, आपने तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल जो था, आपने सही पॉइंट किया हुआ है, ट्रैफिक जाम बहुत है, आप लेट हो गए, कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज की कीमत होती है, समय की भी कीमत होती है। अच्छा, रोड ऐसे टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है, आपका व्हीकल वहां से जा रहा है, क्या उसको डेप्रिशिएट ज्यादा वैल्यू से होगा, पहले 5000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, वो 12000 से, क्योंकि टूटे फूटे रोड में आपके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं व्हीकल के वो जल्दी घिसते हैं, है ना। अच्छा, इंक्रीजिंग द रेगुलेशंस एंड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट मींस जब भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है आपके बिजनेस में डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है, यस या नो, चाहे लिटिल बिट डाले या फिर हाई डाले, डालती जरूर है। न्यू रूल फॉर द इन्वायरमेंट और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाई कंप्लायंसेस देयर इज अ कॉस्ट, उसको फॉलो करने में लोगों की कॉस्ट ज्यादा आती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब अब 11 अगस्त को जब 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 इन GST के अंदर चेंज आया, अब उन्होंने बोला
कि जितने भी बेसिक नीड्स की आइटम्स उनके ऊपर अब क्या नहीं लगने वाला, जीएसटी नहीं लगने वाला। कहते ठीक। शैम्पू के बारे में सुना है जिनके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगती थी, 5% लग रही है। ठीक है, मीन्स कि जो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो शैम्पू पहले 1 रुपए के आता था, अब वो 85-7, मैंने अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है, अब उतने रुपए का आना चाहिए। अब इतने पैसे अब खुली करेंसी इशू करनी पड़ेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनी को बोला कि भाई अपने, अब देखो हर एक कंपनी ने क्या कर रखा है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, शैम्पू को पैकेट को कट करने का। अब उन स्ट्रक्चर क्या मशीन आई होगी, अब उस या तो उस मशीन को बदलना पड़ेगा, और मशीन को बदलना दैट मीन्स एक हैवी कॉस्ट को न्योता दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो या तो उनको क्या करना पड़ेगा, मशीन के ढांचे बदलने पड़ेंगे, या फिर करेंसी क्या करनी पड़ेगी, 0.87 इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपके लिए उसको फॉलो करना एक बड़ी टास्क हो जाती है। लॉस ऑफ द यूनिक रिसोर्सेज एंड द इम्यूनिटीज, दैट मीन्स आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितनी भी आपके पास एग्जिस्टिंग में आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर उसकी नकल होने की चांसेस होते हैं। दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपके पास सेम, अब आपको पता है जॉर्डन, जैसे मुझे जितना मैंने नॉलेज गेन किया है जॉर्डन के शूज के लिए, ठीक है, या फिर आप एडिडास के भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, एडिडास की जो कॉपी आ रही है शूज की, ठीक है, वो सेम एज इट इज, जो ओरिजिनल है डुप्लीकेट में बहुत फर्क मिलेगा, पता है आपको। अच्छा, प्यूमा का है, प्यूमा के अंदर जो शेर जो चीता होता है, ठीक है, वो धाड़ता था नजर आता है, बट उसमें से यहाँ से मुंह से आवाज निकलती हुई ऐसे दिखाई नहीं देती, बट डुप्लीकेट में ऐसे मुंह से आवाज निकलती हुई ऐसे दिखाई मिलेगी, है ना। अच्छा, रिबॉक का भी एग्जाम्पल ऐसे ही है, और जॉर्डन का भी है, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपके रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन किया जा रहा है, आपके रिसोर्सेज का। लॉस ऑफ देयर इज अ लोकल एम्यूनिटीज, कहने का मतलब क्या है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, ओवर क्राउडेड हो रही है, लेस, दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जो चीजें डे बाय डे चेंज होती रहती है ना, लोग उसकी तरफ ना रुझान कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ऊपर मैंने शैशे का एग्जांपल दिया, जो शैम्पू के जो पाउच होते हैं, शैशे होते हैं, उनकी अब कंपनी क्या करेगी, ऐसे करेगी भाई पाउच को बनाना बंद ही कर देगी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आउटसाइड द फर्म है, इंडस्ट्री एंड द इन्वायरमेंट्स के आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि डिसइकोनॉमिक एंड द डिसइकोनॉमिक ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल एंड इकोनॉमिक ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑफ द स्कोप के बारे में अगर बात की जाए, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल डिस्कस किया। स्केल का मतलब क्या है कि सेम वैरायटी की आइटम्स को आप बल्क में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर क्या किया जा रहा है, आप बल्क में तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। गॉट इट। इकोनॉमिक ऑफ द स्कोप ऑकर व्हेन द फर्म सेव द कॉस्ट, मेन काम है भाई कॉस्ट को सेव करना, बाय द प्रोड्यूसिंग टू और मोर, बाय द प्रोड्यूसिंग ऑन द टू और मोर प्रोडक्ट टुगेदर। टू और मोर, ध्यान से देख पा रहे हो, टू और मोर का ये ब्लैक ज्यादा हो गया है, ये लो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द प्रोड्यूसिंग देम सेपरेटली, आप उनको अलग अलग प्रोड्यूस करने की बजाय आप उनको सेम प्रोड्यूस करो। तो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग द मोर ऑफ अ वन प्रोडक्ट, इसको मैं वन प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दूं। स्कोप के अंदर क्या हुआ कि आप वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट को यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी फैक्ट्री के अंदर टी और कॉफी बनती है, अगर आप इनको अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे तो 50,000 रुपए टी के ऊपर खर्चा आ रहा है, कॉफी के ऊपर 60,000 रुपए खर्चा आ रहा है, टोटल हो गया 1,00,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए हो गया। कहते ठीक है, अगर मैं इनको एक साथ प्रोड्यूस करूं तो मेरा 90,000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो दोनों को माइनस करूं तो क्या मेरी यहाँ पर 20,000 रुपए की कॉस्ट सेव हुई है, नहीं, दैट्स, समझ में आया। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात की जाए, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। किस किस में बता रहे हैं रिलेशनशिप, कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने पर आपकी लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके बारे में बात की जाए। तो कॉस्ट इज इक्वल टू आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब भी मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरे पास काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। अब जितना भी अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किया है कि भाई प्राइस हो गया, साइज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, जो हमने डिसइकोनॉमिक और इकोनॉमिक में पढ़ा,
वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो चलो फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कॉस्ट। क्या कॉस्ट के बारे में समझ में आया? टोटल कॉस्ट और आपकी एवरेज कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, जो कि मैं आपको ऊपर चैप्टर में डिस्कस कर चुकी। ये देखो कहाँ गया भाई, ये अपोजिट जो था ये वाला अपोजिट है इनके बीच में, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि प्लांट साइज। मैंने बोला मेरे पास एक मिक्सचर है छोटे वाला, मेरे पास एक मिक्सचर है बड़े वाला, मुझे 10 ग्लास जूस बनाने हैं तो मैं इसका यूज करूंगी ना, यस या नो? यस। अगर मैं इसका यूज करूंगी तो मुझे बार बार उसको फिल करना पड़ेगा, बार बार मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर उसको मैं फिल करूंगी, फिर रिप्लेस करूंगी, फिर दोबारा से मैं मेरे प्लग को ऑन करूंगी, ऑफ करूंगी, तो ऐसे करने में थोड़ी सी एक्टिविटी ज्यादा यूज होगी, यस या नहीं? अब अगर मैं उसको बड़े जार में बना दूं तो एक बार में बन जाएगा, जो चीजें 10 बार मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे एक ही बार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्केल ऑफ द फर्म और द फैक्ट्री अफेक्ट द कॉस्ट, कि आपके फर्म का जो स्केल है, लेवल क्या है, बड़ा है या छोटा है। अगर लार्ज वॉल्यूम पे आप किसी चीज को प्रोड्यूस करें, मैं लार्ज लेवल पे मुझे प्रोड्यूस करना है तो सिंपल सी बात है मैं बड़ी मशीन का यूज करूंगी, जिससे कि मेरी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल हुआ। अगर मेरे को लार्ज लेवल पे स्केल पे प्रोडक्शन करनी है बट मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे इक्विपमेंट का कर रही हूँ, तो डिस इकोनॉमिक है या नहीं है? अच्छा, आउटपुट का लेवल, कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी हाउ मेनी यूनिट टू बी प्रोड्यूस। अगर आप उसी मशीन याद है आपको गुरुद्वारे वाली जो मैंने बताया, चाहे आप एक रोटी बनाएं तब भी पूरी मशीन चलानी पड़ेगी, चाहे आप 10 रोटी बनाएं तब भी पूरी मशीन चलानी पड़ेगी। अगर आप यूनिट ऑफ नंबर यूनिट को इंक्रीज कर देंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? कम आएगी। प्राइस ऑफ द इनपुट भी बहुत सबसे बड़ा ज्यादा इफेक्ट करती है, कि अगर आपके प्रोडक्ट का, अगर आपकी जो रॉ मटेरियल है वो लो कॉस्ट में आपको अवेलेबल आ जाते हैं, या फिर आप बल्क में खरीद रहे हैं तो आपको सस्ता बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उसका प्राइस सेट करना इजी रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अगर आप नई टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी, ऑटोमेटेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। अच्छा, मैनेजरल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जो मैनेजर्स है ना, वो किस तरीके से अपनी स्किल का यूज करके अपनी फैक्ट्री या फिर अपने बिजनेस में अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से करेगा तो सिंपल सी बात है अच्छा ही होगा। फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है कि अगर आपकी फर्म कैन बी सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव इनपुट्स विद द चीपर वन विदाउट द रिड्यूसिंग द आउटपुट। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास टी है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप चीजों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। क्या आपको रिलेटेड गुड्स के अंदर याद है, डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, यहां पर डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट रिलेटेड गुड्स में। यहाँ पर दो तरीके के गुड्स हमने डिस्कस किए थे, कि एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब आप चीजों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। टी एंड कॉफी, अगर घर पे चाय नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो आप कॉफी से काम चला सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी तो आई गई होगी समझ में, गवर्नमेंट चेंज करती है पॉलिसीज को तो आपकी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालती है। एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन, दैट मीन्स मार्केट में डिमांड ज्यादा आ रही है, मार्केट में चीजों की डिमांड नहीं है, या फिर एक्सटर्नल क्या है, कोई भी डिजास्टर्स आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें आ जाए जो आपके फर्म के अंदर इंपैक्ट डाल रही है। बारिश ज्यादा, जैसे अब देखो पीछे कितनी तेज बारिश हुई थी, मतलब 1.5 से 2 महीना हमारे यहाँ पर बारिश रही थी, तो चीजें हर चीज के अंदर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। चाहे आप सब्जी ले लीजिए, चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर कोई भी आइटम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि फसलें बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, अब वो मार्केट में सप्लाई तो नहीं हो रही है। चलो जी, अब यहाँ पर जो मार्केट एक्सटर्नल जो कंडीशंस थी वो आपको इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, ठीक है। लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर एफिशिएंट होगा, स्किल्ड होगा, इंटरेस्टेड होगा, मोटिवेटेड होगा, उसका उसी प्रोफेशन में, स्पेशलाइजेशन में काम दिया होगा तो बढ़िया काम कर देगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी यहीं पर आती है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से यूनिक रख सके, डुप्लीकेट होने से बचा सके, वेस्टेज कम कर सके, और अपनी जो कॉस्ट है वो कम कर सके। वो कैसे होगी? जब उसमें अंदर एफिशिएंट होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी के पास इजिली पहुंच जाए, तो आपके पास जो बाहर इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमारे यहाँ पर हाईवे ना बना होता ना, तो हम अपने घर से नानी के घर, नानी से घर, बुआ के घर, बुआ से कहीं और घूमने जाना होता था,
तो बहुत पहले मुश्किल होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि हाईवेज चले गए हैं। अब पहले हमें क्या लगता था 3 से 4 घंटे लग जाते थे, अब क्या है टोटली 1.5 से पौने 2 घंटे लगता है। तो देखो कितना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका सपोर्टिव है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, इजिली चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा है, लेंथी तो नहीं है जो चीजों को आप ज्यादा, आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है या फिर आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस आपकी होती है जहां पर एक चीज को, ये जो चीज होती है ना, जैसे मैं कहूँगी गन्ना, ठीक है, गन्ना नेक्स्ट का क्या है, प्राइमरी फेस है, पहली स्टेप है, और फिर उसके बाद ये इसका फर्स्ट स्टेप है। दैट मीन्स ऐसी चीजें जो एक दूसरे की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप बनने जा रही है, तो लंबी प्रोसेस है और उसके अंदर बहुत बड़े ध्यान से काम करना होगा। ये है कि हाँ काम किया, खत्म किया, मशीन बंद, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं? अगर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है तो जरूर ऑब्वियस है बच्चे कि आपकी हाई कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि मशीन और लेबर के ऊपर भी क्या होने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन का मतलब क्या हो कि चीजें जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टेक्निकल है, उसको हर कोई प्रोड्यूस नहीं करने वाला, तो लेबर के अंदर स्किल होगी और मशीन भी एडवांस लेवल की होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स जब चीजों को आप अरेंज कर रहे हो, पैसे को अरेंज कर रहे हो, तो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि आप उसके ऊपर आने वाली लागत कम हो, क्योंकि आपके पास काफी सारे सोर्स है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास डिवेंचर है, आपके पास शेयर्स है, आपके पास लोन है, तो उस तरीके से अरेंज करो जिससे कि लागत कम आए। डिवेंचर के ऊपर सबसे कम लागत आती है। नेचुरल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे वेदर हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, सीजनल वेरिएशंस हो गया, ठीक है। ओके जी, टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप से या फिर मेल से कैसे भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देखो रीड करो, समझ में आ जाएंगे क्या क्या लिखना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट फंक्शन जो अभी करवाया, आल्सो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मैट्रिक्स मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में करवाया था। डिस्क्राइब द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ वेरिएशन इक्वेशन विद देम, ये आपका फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर के बारे में बात की जा रही है। 2025 में जो क्वेश्चन आया था शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात की जा रही है, आपको टेबुलर फॉर्म में बताना है, आपको ये सारे बताने हैं। टोटल कॉस्ट दो चीजें बनती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपके पास आते हैं एवरेज कॉस्ट आती है, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपको बताना है मार्जिन कॉस्ट। ये तीनों चीजें बताने ग्राफ के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था, इसलिए बोल रही थी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्या आ गया समझ में? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, आया समझ में कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था। ये पूरा चैप्टर हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना इस चीज को। इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक आई थिंक मैंने इस वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया था ये क्वेश्चन, आपको दिखा भी देती हूँ, एक सेकेंड, इस वाले में था शायद, हाँ ये वाला था, देखो डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ द स्केल विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। समझ पा रहे हैं? ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन का है। गॉट इट? डिटर्मिनेंट्स, लॉन्ग रन एंड दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब अभी कर ले नेक्स्ट पार्ट भी हम अभी स्टार्ट कर लें, दैट मीन्स नेक्स्ट जो यूनिट है इजी है, बट हाँ आगे जो चैप्टर आने वाले ना 11 चैप्टर 12 13 चारों के चारों चैप्टर का ये बेस है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बेस नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको दिया हुआ है एंट्री करने के लिए, आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, मोनोपोली आती है, ओलिगोपोली आती है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत बार देखने को मिले, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना, कोई सजेशन है तो वो भी बता देना, ठीक है। चलिए तो